इंसर्जेंट मिडिल रेंज पावर जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडोनेशिया भी है, सऊदी अरब भी है और टर्की भी है। और तो ये फिनोमिनन, इस फिनोमिनन के अंदर भी अमेरिकन इलेक्शन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और आखिरी पॉइंट ये है कि आपने अगर अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की पैटर्न देखें तो उसमें लोकल इश्यूज पे ज्यादा फोकस होता रहा है हमेशा। अबॉर्शन पे नजर आएगा, इमिग्रेशन पे नजर आएगा, इन्फ्लेशन पे नजर आएगा, लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं फॉरेन पॉलिसी के, उस पे भी ज्यादा फोकस हो रहा है। बिलफर्ज यूक्रेन की वॉर है, गजा की वॉर है, चीन के साथ कशीदगी है, ईरान के साथ कशीदगी है। तो लिहाजा ये वो वजूहात हैं जिसके बाइस अमेरिकन इलेक्शन जो हैं वो ज्यादा अहमियत अख्तियार करके हैं। आ जाते हैं सर्वेस के ऊपर। तारीखी तौर पे अगर आप देखें अमेरिकन इलेक्शन, तो कभी भी सर्वेस जितने भी आए हैं वो नताइज पर असरअंदाज नहीं हुए। नताइज हमेशा आते हैं उन वोटों की वजह से जो कि न्यूट्रल हैं। डेमोक्रेट्स हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव्स हमेशा रिपब्लिकन्स को वोट देते हैं, कुछ आजाद रियासतें हैं। और अमेरिका में एक मायूसी आपको नजर आ रही है कि 35 करोड़ अवाम के मुल्क में इस तरह के सिर्फ लीडर्स बचे हुए हैं। ये इस तरह की चॉइस है सिर्फ के लोग जो हैं उनके पास कोई और अल्टरनेटिव चॉइस ही नहीं है, इनको उन्होंने किसी भी सूरत में उठाना है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकन डेमोक्रेसी चैलेंजेस से गुजर रही है। मुझे याद है वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब का ताल्लुक है अमेरिकन स्टडी सेंटर से कायद आजम यूनिवर्सिटी में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो जी। आप बहुत रेलेवेंट आदमी हैं टू डिस्कस द अमेरिकन इलेक्शंस और जो इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल है इन वर्ल्ड अफेयर्स और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। सो लेट्स बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट द यूएस इलेक्शंस एट द मोमेंट। जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो हम ये देख रहे हैं कि कैमला हैरिस कल की डिबेट जो है शी हैड अ लीड इन दैट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन चैनल्स, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पेंटागन उन्हें कंट्रोल कर रहा है उन चैनल्स को, और यूएस एस्टेब्लिशमेंट विच इज ostensibly led by President Obama, वो इनके बैक पे खड़े हुए हैं। एंड स्टेज इज सेट। कैमला हैरिस only needs one step promotion from vice president to the president of the United States. ये सूरत हाल है। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? जफर साहब, पहले तो मैं चाहूंगा कि आपके नाजरीन को आपके तवज्जुह से ये बताऊं कि अमरीकी इलेक्शंस इस वक्त काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। उसकी काफ़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि अमेरिका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिटरेचर में और प्रैक्टिस के अंदर एक डोमिनेंट थीम है, दो अमेरिकन पावर इज डिक्लाइनिंग। इस वक्त किसी वक्त हम इस पे बड़ा बहस कर सकते हैं चूंकि ये उसका टाइम मौजू नहीं है, लेकिन इवन देन अमेरिकन जो इलेक्शंस हैं वो न फ़कत ये कि अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स बट एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। दूसरा ये कि अमेरिका पहली तजर्बे का है एनलाइटनमेंट की, यानी डेमोक्रेसी का पहले वजूद या मिसल मौजूद नहीं थी दुनिया में, और अमेरिका की सरजमीन पर पहला तजर्बा हुआ। तीसरी बात यह कि अमेरिका की जमहूरियत तदरीजन आगे बढ़ते हुए आपको नजर आई। मिसाल के तौर पे पहले सिर्फ खवास को ये हक हासिल था कि वो वोट दें, उसके बाद 1920 को खवातीन को वोट का हक मिला, और फिर 1970s में अफ्रो अमेरिकन ने तहरीक चलाई, आपने देखा, उसके बाद उनको ये हक हासिल हुआ। चौथा ये कि इस वक्त अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी के तौर पर डिस्कस हो रही है विद इन अमेरिका, नॉट आउटसाइड ऑफ अमेरिका बट विद इन अमेरिका, बिकॉज उस पर बहस ये किया जा रहा है कि अमेरिकन जो भी प्रेसिडेंट आए वो इंटरनेशनल ऑर्डर अपने अलाइज के साथ चल सके। वो ये नहीं देख रहे कि पब्लिक ओपिनियन क्या होगी। ओवरऑल हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर लिबरलिज्म हैज बिकम लिबरल इटसेल्फ एंड दे गिव प्रेफरेंस टू टेक्नोक्रेट्स रादर देन ये जो पब्लिक ओपिनियन बेस्ड लीडरशिप है। चौथा ये कि जो हम खित्ते और खित्ते से बाहर बैनुल अक़वामी सियासत में एक तब्दीली रूनुमा होते हुए देख रहे हैं, ट्रांजिशनल चेंज से दुनिया गुजर रही है,
मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। थ्री आर्स फिनोमिनन हमारे सामने है। पहला ये कि रिवर्स हो रही है अमेरिकन इकोनॉमी, और दूसरा ये कि राइज ऑफ सेंटर्स ऑफ पावर्स हमें नजर आ रहे हैं, चाइना है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है। तीसरा ये कि रिसर्जेंट मिडिल रेंज पावर्स, जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडोनेशिया भी है, सऊदी अरब भी है और टर्की भी है। और तो ये फिनोमिनन, इस फिनोमिनन के अंदर भी अमेरिकन इलेक्शन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और आखिरी पॉइंट ये कि आपने अगर अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की पैटर्न देखें तो उसमें लोकल इश्यूज पे ज्यादा फोकस होता रहा है हमेशा। एबॉर्शन पे नजर आएगा, इमिग्रेशन पे नजर आएगा, इन्फ्लेशन पे नजर आएगा, लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं फॉरेन पॉलिसी के, उस पर भी ज्यादा फोकस हो रहा है। बिलफर्ज यूक्रेन की वॉर है, गजा की वॉर है, चीन के साथ कशीदगी है, ईरान के साथ कशीदगी है। तो लिहाजा ये वो वजूहात हैं जिसके बाइस अमेरिकन इलेक्शन जो हैं वो ज्यादा अहमियत अख्तियार करके हैं। आ जाते हैं सर्वेज के ऊपर। तारीखी तौर पे अगर आप देखें अमेरिकन इलेक्शंस को, तो कभी भी सर्वेज जितने भी आए हैं वो नताइज पर असरअंदाज नहीं हुए। नताइज हमेशा आते हैं उन वोटों की वजह से जो कि न्यूट्रल हैं। डेमोक्रेट्स हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव्स हमेशा रिपब्लिकन्स को वोट देते हैं, कुछ आजाद रियासतें हैं। और अमेरिका में एक मायूसी आपको नजर आ रही कि 35 करोड़ अवाम के मुल्क में इस तरह के सिर्फ लीडर्स बचे हुए हैं। ये इस तरह की च्वाइस है सिर्फ कि लोग जो हैं उनके पास कोई और अल्टरनेटिव च्वाइस ही नहीं है, इनको उन्होंने किसी भी सूरत में उठाना है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिकन डेमोक्रेसी चैलेंजेस से गुजर रही है। मुझे याद है आई वॉज इन अमेरिका इन 2006, पॉलिसी मेकिंग का कोर्स कर रहा था। अमेरिकन एक कांग्रेस वुमेन ने मुझसे पूछा, डू यू थिंक अमेरिका इज डिक्लाइनिंग? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज अमेरिकन जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं बड़े स्ट्रांग एंड स्टेबल हैं। अब वो गिरावट का शिकार हैं इस वक्त। और आगे जाके अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर आई वुड गिव यू मेनी एविडेंसेस कि किस तरह ये गिरावट का डेफिनेटली वांट टू कम टू दिस डॉक्टर साहब, लेकिन अभी ये जो आपने एक पॉइंट डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि इंटरनल इश्यूज हैं जो इलेक्शन में डिस्कस हो रहे हैं वर्सेस एक्सटर्नल इश्यूज, नेमली गाजा वॉर है, यूक्रेन वॉर है। अब ये जरा इस पे रोशनी डालिए कि ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, ट्रम्प साहब और कैमला हैरिस साहबा, ये ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, इंटरनल इश्यूज पे या एक्सटर्नल इश्यूज पे? और ज्यादा डेट्रीमेंटल कौन सा मैटर है इन encouraging the American voters to vote for a candidate? के लिए ये कहूंगा कि दोनों इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज दोनों को फोकस किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को लें तो उनके नजदीक इमिग्रेशन और इन्फ्लेशन, जिसपे उनको प्लस पॉइंट उनको हासिल हैं, और वो बार बार ब्लेम करते हैं कि 4 साल डेमोक्रेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इमिग्रेशन हुई है और अमेरिकन जो प्रॉस्पेरिटी उससे मुतासिर हुई है, अमेरिकन ट्रेड मुतासिर हुआ है, और वो स्पेस चाइना ने विन कर लिया है। और फिर हम गैर लाजमी तौर पर, गैर जरूरी तौर पे वॉर्स के अंदर एंगेज रहे हैं। वो बताते हैं कि $190 बिलियन हमने यूक्रेन की वॉर और इजराइल गजा की वॉर पे लगा दिए, और उससे हमें फायदा क्या मिला? 0/0। तो इंटरनेशनल इश्यूज को और साथ साथ इंटरनल इश्यूज को लिंक अप करें। आपको याद होगा प्रेसिडेंट विल्सन ने जब लीग ऑफ नेशन बनाई थी तो उनका जो मेजर आर्गुमेंट था वो ये था कि अमेरिकन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड प्रॉस्पेरिटी ये लिंक्ड अप है विद इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी, डेमोक्रेसी एंड सिक्योरिटी, जिसको उस वक्त अवाम ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वही आर्गुमेंट लोगों ने एक्सेप्ट किया और अमेरिकन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी दुनिया के अंदर शुरू हो गई, और आज तक उसका हम देख रहे हैं। इस दफा आप देखें कि ये कभी नहीं हुआ कि डेमोक्रेट्स हमेशा इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करते आए, बिकॉज प्रेसिडेंट क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन में इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द ओनली टाइम कि जब अमेरिका का बजट सरप्लस था, जब वो छोड़ के गए प्रेसिडेंसी को, और रिपब्लिकन्स हमेशा वॉर एंड मिलिट्री इंटरवेंशन एंड यूज ऑफ हार्ड फोर्स की बात करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। बट नाउ दिस इज अनॉमली
कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि नहीं, आइसोलेशनिज्म में चला जाना चाहिए और हमारा दुनिया की जंगों से वास्ता नहीं है, और अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट करें, अपनी इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड जॉब और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, बाहर से आने वाली ट्रेड के ऊपर ज्यादा टैक्सेस को आयद करें, और डेमोक्रेट्स इंटरनेशनलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म की बात करें। कामला हारिस के लिए जो इंपॉर्टेंट इशू है, अगेन वो चाहते हैं कि ये जो एक हार्मोनी है सोसाइटी में, जिसमें अफ्रो अमेरिकन हैं, जिसमें एशियंस हैं, जिसमें एंग्लो सैक्सन जो लोग हैं, वो ट्रम्प के बयानात की वजह से मुतासिर हो रही है। और साथ साथ वो फोकस कर रही है कि देखें, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को जितवाएंगे, जो आपके अलाइज हैं स्पेशली यूरोपियंस, उनको सीरियस कंसर्न्स हैं कि उनकी सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का क्या बनेगा, यूक्रेन की वॉर पे उनको सपोर्ट खत्म हो जाएगी, और फिर ऐन मुमकिन है कि आर्टिकल 5 को इंस्टिगेट करते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जो गैर दिफाई जो उनके डिमांड्स हैं वो फुलफिल करवाने की कोशिश करें जोरे बाजू के तौर पर। तो मैं समझता हूं कि दोनों के अंदर आपको इंटरनल इश्यूज को लिंक अप करते हुए नजर आ रहे हैं एक्सटर्नल इश्यूज के साथ। बट आई वुड से कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को एडवांटेज है, सर्वेस जो भी आ जाएं, उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स में इस वक्त ट्रम्प डोमिनेट कर रहे हैं, उन्होंने उससे बड़ा सक्सेसफुली गियर्ड अप किया हुआ। दूसरा, अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स के पैटर्न को देखें तो अमेरिकन हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में रही है उसको दोबारा पावर में न लाएं, बिकॉज उनका ख्याल ये होता है कि ज्यादा अरसा पावर में रहने की वजह से पार्टी पॉलिटिकली करप्ट हो जाती है और वो मिस यूज ऑफ पावर करती है, जो कि हमारे यहाँ आप देखते हैं, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे आर इन पावर एंड दे हैव बिकम करप्ट। तीसरी बात, वो ये समझते हैं कि कामला हारिस चूंकि खातून है और अमेरिकन सोसाइटी कंजर्वेटिव है, और मुझे याद है हिलरी क्लिंटन वाज वेरी पॉपुलर, बट व्हेन आई आस्क अमेरिकन पीपल वुड यू वोट टू हिलरी क्लिंटन, उन्होंने कहा नहीं जी, हम खातून को प्रेसिडेंसी में नहीं देखना चाहते। और चौथी बात यह कि कामला हारिस का जो इंडियन बैकग्राउंड है, मैं समझता हूं वो पिंच करेगा अमेरिकन को कि उनको सपोर्ट न करें। और आपको याद होगा ऋषि सुनाक इस बर्तानिया में प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिशर्स उसको लाइक नहीं करते थे, बल्कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर दिवाली मनाई, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, और जिसके बायस आपने देखा कि फिर उनको लेटर ऑन पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिली। और फिर आखिरी बात यह कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में पॉपुलर जो वोट है वो अहमियत का हामिल नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेजेस अहमियत के हामिल है। और आपको याद होगा जो प्रेसिडेंट क्लिंटन के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका स्लिप हो रहा है नाम मेरे जहन से, उन्होंने पॉपुलर वोट विन किए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेजेस के अंदर प्रेसिडेंट जूनियर बुश जो थे वो कामयाब करार पाए थे, और वही प्रेसिडेंट अलगोर साहब का जो अलगोर जी, एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये एडवांटेज होगा इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, जहां पे वो वोट को विन कर पाएंगे प्रेसिडेंसी को। अलबत्ता जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो लिंक्ड अप होता है विद द पॉपुलर वोट, बट वो स्लाइट डिफरेंस डालता है और वही बड़ा अहमियत का हामिल। दैट्स राइट। बहुत सारी बातें आपके सारी स्टेटमेंट से सामने आ गई हैं। फॉरेन पॉलिसी पे जहां पे फोकस की बात आती है यूक्रेन वॉर की, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो एक बहुत ही अजीब सा बयान दिया। आई डोंट नो इफ आई शुड कॉल इट अजीब सा बयान। उन्होंने प्यूटन साहब के साथ अपने ताल्लुकात को हाईलाइट किया है, अंडरपिन किया है कि इफ आई कम इनटू द ओवल ऑफिस, तो मेरे तो प्यूटन साहब के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं। तो इससे फिर वो चीज जो पिछले उनके इलेक्शंस में आई थी कि रशियंस had a hand into his win, तो वो उससे ये चीज नहीं, उसके ऊपर कोई असर पड़ता सारी सूरत हाल पे। जफर साहब देखें, मुझे याद है जेफरी सैश वेरी वेल नोन स्कॉलर है अमेरिका के, वो एक आर्गुमेंट देते हैं, बल्कि जॉन मीर शाइमर ने कई बार ये आर्गुमेंट दिया है, जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट या आप जिसको न्यू रियलिस्ट कहते हैं, सुनते हैं, उनका आर्गुमेंट बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि अमेरिका दुनिया की डेमोक्रेसीज एंड इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में इंटरवीन करता है, और वो समझता है कि ये उनका हक है, बिकॉज उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना है। एंड यू रिमेंबर इन 1970s हेनरी किसिंजर ने ये कहा था कि हम उन डेमोक्रेसीज को दुनिया में सपोर्ट नहीं करेंगे जो एंटी अमेरिकन लीडर्स को पावर में लेकर आए। और फिर हमने मिडिल ईस्ट के थिएटर या साउथ अमेरिका के थिएटर में ये देखा भी
यस। जनरल पिनोची उसकी मिसाल है, हुस्ने मुबारक उसकी मिसाल है, इंडोनेशिया में सुकार्नो उसकी मिसाल है, देयर आर नंबर ऑफ, जनरल जियाउल हक हमारे पास पाकिस्तान में मिसाल है। लेकिन अमेरिकन को ये पिंच करता है कि कोई उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करे, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले इलेक्शंस में रशियंस के ऊपर इल्जाम लगा, और फिर इस दफा जो बाइडेन साहब ने चाइना के हवाले से भी इशारे दिए कि वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं। देखिए, असल बात क्या है, प्रेसिडेंट ट्रंप को एक और भी एडवांटेज है, वो ये कि अमेरिकन जो है इस वक्त जंगों से आजिज आ चुके हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे टैक्सेस के पैसे हमारी डेवलपमेंट के ऊपर हों, हम जो किस्तों के ऊपर घर लेते हैं उसकी अकसात देने से कासिर हैं, उसके लिए $1 ट्रिलियन चाहिए माहाना, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। अमेरिका के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है $36 ट्रिलियन, 120% ऑफ अमेरिकन जीडीपी, जिसमें आईएमएफ ने बेलें बजा दी हैं, उसकी डेट सर्विसेज के लिए आपको $1 ट्रिलियन चाहिए, वो अमेरिका के पास नहीं है। राउंड अबाउट $1 ट्रिलियन उन्होंने चाइना का देना है, कोई इसी तरह उसके करीब तक जापान का कर्जा देना है। तो कहने का मकसद ये कि अमेरिकन लोग इस वक्त चाहते हैं कि भाई जंगों से जान छुड़ाएं और अपने ऊपर फोकस करें। और प्रेसिडेंट ट्रंप का दिस कुड ओनली बी अ पब्लिक परसेप्शन, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जंगों की वजह से ही वहां की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो थ्राइव कर रही है, एंड ऑफ कोर्स द अमेरिकन पीपल आर आल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम व्हाट द स्टेट इज सेलिंग आउट, तो उसका फायदा तो हो रहा है। दूसरी तरफ आप ही की बात से ये कैमला हैरिस साहबा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, अभी तो यहां तक हमने सुना कि वहां से मैक्सिको से जहाज भर के लाए जा रहे हैं अमेरिका में, उन्हें वहां पे होटलों में और जो भी बिल्डिंग्स अवेलेबल है वहां ठहराया जा रहा है, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, खुराक दी जा रही है, विद अ प्रॉमिस कि आप डेमोक्रेट्स को वोट करेंगे। तो अगर वहां पे अगर इमिग्रेंट्स ऐसे आ जाते हैं यूएसए में जो कि इलीगल हैं टू बिगिन विद, बाद में चाहे उनको रेगुलराइज कर लें, तो वो तो फिर $4-5 घंटे पे काम करेंगे, जो वहां पे जो अमेरिकन सिटीजन है जो $14 घंटे पे काम करता है, फिर उनका कंपटीशन आ जाएगा। और ये हमने जब ब्रिटेन आया था ईयू में, तब वहां पे भी देखा था कि जब इन्फ्लक्स हुआ था यूरोपियन, पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोपियंस का, रोमानिया से और पोलैंड से, इन इलाकों से बहुत लोग आ गए थे। तो जो यहाँ उस वक्त वहां पे वेज रेट था 7-8 पाउंड्स एन आवर, तो वो तो 2-2.5 पे भी काम करते थे। तो ये दिस आल्सो कॉजेज अ चैलेंज टू द अमेरिकन पीपल देमसेल्व्स। तो इस सूरत हाल को भी जरा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, इसी तरफ मैं आ रहा था। देखें, जो जो वॉर्स हैं उससे आम अमेरिकन को फायदा नहीं है, वो तो टैक्सेस दे रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास को फायदा है। और आपको याद होगा कि जो अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान, इन इराक, इन सीरिया, इन लिबिया, उस पर मेजर क्रिटिक ये है कि वो वॉर्स डेलिबरेटली स्टार्ट की गई बिकॉज जो शेरोन कंपनी थी और जिसके अंदर डिक चेनी भी थे, प्रेसिडेंट बुश के शेयर भी थे, कंडोलीजा राइस उसे मैनेज कर रही थी, ये सारे लोग कैबिनेट के अंदर थे, और इन्होंने ही उन जंगों एग्जैक्टली उसको प्रमोट किया। आम अमेरिकन ये नहीं चाहते। आई रिमेम्बर मैं एक अमेरिकन से मिला सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और जब मैंने उन्हें बताया कि अमेरिकन पॉलिसीज इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं और जो अमेरिकन आइडियल्स है उसको पामाल किया जाता है, तो ही वाज शॉक्ड and he said कि we are the most benevolent nation in the world, how come our government can do this? तो आम अमेरिकन जो है वो बड़ा आइडियल है, फाउंडिंग फादर्स का जो नजरिया है, जो जेफरसन ने, वॉशिंगटन ने, जैक्सन ने, हैमिल्टन ने जो दिया था, उसको आगे लेके चलना चाहता है। और वो ये था कि वी वांट टू बी अ परफेक्ट सोसाइटी फॉर अदर्स टू फॉलो। तो कहने का मकसद ये कि लोग उससे तंग हैं, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आपको याद है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग से जाके उन्होंने हाथ मिलाया, और वो कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट प्यूटन के साथ भी हाथ मिला के मामले को खत्म करेंगे, हम खामखा क्यों अपने पैसे झोंक रहे हैं वहां पे। इसी तरह से वो जो गजा वॉर है, वो कहते हैं अगर मैं होता तो गजा की वॉर होती ही नहीं, और मैं तो न्यू सेंचुरी डील लेकर आया था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव हो जाते, इसराइल के मसले भी हल हो जाते, अरब वर्ल्ड भी सुकून में रहती और 2 रियासती हल निकल आता।
तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहने ने तो बड़ा पैम्पर भी किया था इसराइल को, जी जी यरूशलेम को उन्होंने कैपिटल तस्लीम जी किया, जी 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 वो सारी बातें जी हमने जी देखी। एक और जी जी चीज है डॉक्टर साहब, आई टॉक टू एन अमेरिकन वुमन लास्ट ईयर, तो इलेक्शंस के हवाले से ही बात हो रही थी, तो उनकी गुफ्तगू से मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो लोअर क्लास को ज्यादा केटर करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनके स्लोगन्स, उनकी स्टेटमेंट्स। अब जाहिर है ट्रम्प साहब को भी हमने देखा वो मिजाज है। तो जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास है यूएसए में, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट लार्ज, उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि अपने आप को उस आइडियोलॉजी, उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट करें, एंड दे वुड रादर प्रेफर गोइंग टुवर्ड द डेमोक्रेट्स। देखिए बात असल में ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पॉपुलर पॉलिटिक्स का दुनिया में हमें ट्रेंड नजर भी आया, नरेंद्र मोदी की शक्ल में इंडिया में, नेतन्याहू की शक्ल में इसराइल में, होगो शावेज आपने देखा वेनेजुएला के अंदर, और प्रेसिडेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर खान साहब, और अमेरिका के अंदर मिस दैट आउट। प्रेसिडेंट ट्रम्प। हाँ जी, पॉपुलर पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉपुलर पॉलिटिक्स किस चीज पे होती है? लोगों की महरूमियों पे। यस। जो महरूमियां होती हैं उनको आर्टिकुलेट करके जो लीडर है उनके हार्ट्स एंड माइंड्स को विन कर लेता है, एंड ही बिकम्स द कैरिस्मेटिक लीडर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इन्फ्लेशन है, जॉबलेसनेस है, जो इमिग्रेशन की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं अमेरिका में, देखें आपने बिल्कुल सही कहा, रेड इंडियंस या मैक्सिकन जब आते हैं, आई रिमेंबर न्यूयॉर्क में मैंने रेड इंडियंस को देखा, वो पाकिस्तानी खाने बना रहे थे, चाहे जितने भी रेस्टोरेंट थे वो रेड इंडियंस है उसको हैंडल कर रहे थे। वो बड़ी अच्छी साफ उर्दू बोल रहे थे, और क्यों बोल रहे थे? इसलिए कि वो सस्ते हैं, सस्ता लेबर है, तो अमेरिकन को तो जॉब्स नहीं मिलनी। तो ये वो वजह है, मेरा ख्याल है सिर्फ लोअर मिडिल क्लास नहीं, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो एंग्लो सैक्सन क्लास है, जो आपको याद है ना डार्विनियन थीरी जो है, या यस। मैनिफेस्ट डेस्टिनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो ट्रंप उसे भी इंस्टिगेट कर रहे हैं, और साथ में जो महरूमियां हैं उन्हें भी हिट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल है पॉलिटिकल लीडरशिप का और पॉलिटिकल पार्टी का मकसद भी ये होता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि लोगों की जो डिमांड है उनको आर्टिकुलेट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने माजी में भी जो वादे किए थे, आपने देखा कि वो कानून की शक्ल में लेकर आए। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अपीलिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट और जो अलाइज हैं यूरोपियन नेशंस की शक्ल में, वो बड़े फिक्रमंद हैं, और वो चाहते हैं अगर जंगों से निकलेंगे, आप जो जो वॉर कॉम्प्लेक्सेस हैं अमेरिका में, वो कैपिटलिस्ट क्लास और जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, जो डीप स्टेट है, वो जरूर परेशान है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी बात माजी में भी उन्होंने नहीं मानी, जो अफगानिस्तान से जिस तरह इनखला किया, और अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। And this is the reason he is appealing the common American. But ironically, it's being held against him, against President Trump, के ये जो आपकी अफगान पॉलिसी थी वो हमारे लिए इतनी फ्रूटफुल नहीं थी एंड ऑल दैट, वो सारी एम्बेरसमेंट तो उनके ऊपर ही डाल देते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड, बिकॉज इनका विड्रॉल का आइडिया था ना प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो अब बिकॉज जैसे अफगानिस्तान की सिचुएशन बाद में डेवलप हुई, तो उसके जो आउटकम था वो बहुत फेवरेबल नहीं लगा। जरा इस सारी डिस्कशन में ये जरा हमें जफर साहब एक जुमला अगर मुझे इजाजत दीजिए। देखिए जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, अफगानिस्तान के अंदर आज भी जो इनस्टेबिलिटी, इट इज बिकॉज ऑफ अमेरिकन पॉलिसी। अमेरिका इस रीजन में इनस्टेबिलिटी रखना चाहता है, बिकॉज जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है चाइना का, उसको सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा इंटरव्यू है नारवानी का, इसके ऊपर क्रेडल के ऊपर पब्लिश हुआ है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से दाइश को सीरिया से एयर लिफ्टिंग करके अफगानिस्तान में लाया गया, और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, जो अमेरिकन वो इनकार कर रहे हैं कि हमने वेपन नहीं छोड़ा, बट स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन टीटीपी के पास, लश्कर एहरार के पास, दाइश के पास, और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, उनके हाथ में कैसे लगा, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज है, कॉमन मैन और बलूचिस्तान और केपीके के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो इनस्टेबिलिटी जो है एट दिस मोमेंट इन दिस एरिया सूट्स टू अमेरिका, और फिर उसी को प्रिटेक्स्ट बना के वो दोबारा ताउन भी करना चाहते हैं, जिसमें एन मुमकिन है कि, जिसको मैं कहता हूं कि जनरल कोऑपरेशन के बजाय स्पेसिफिक कोऑपरेशन विद पाकिस्तान रहेगा। जनरल कोऑपरेशन के एंड फ्रेंडशिप के बजाय जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको कायम दायम रखेंगे विद पाकिस्तान।
इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, इफ यू लाइक टू से, हमारे सामने आया कि अफगानिस्तान या अनस्टेबल अफगानिस्तान चाइना के फेवर में है, और चाइना नहीं चाहता कि वहां स्टेबिलिटी आए, क्योंकि चाइनीज कंपनी इस वक्त वहां पे ऑपरेट कर रही है, रादर थ्राइव कर रही हैं। तो टू कीप द अदर nations and other companies out of this competition, it is in favor of China के अफगानिस्तान जो है वो हॉस्टाइल रहे टुवर्ड अदर दूसरे लोगों के लिए। How do you see? किशोर पानी की बड़ी अच्छी किताब है, दो बड़ी बड़ी 3 किताबें हैं लेकिन 2 बड़ी मशहूर हैं। हैज द वेस्ट लॉस्ट, हैज द चाइना वन। सिंगापुर के डीन भी हैं और उनके एम्बेसडर भी रहे यूनाइटेड नेशन के अंदर, सिंगापुरियन वेरी फेमस प्रोफेसर हैं। अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में जाके एड्रेस किया है। उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि चाइना की हिस्ट्री में उनके बिहेवियरल पैटर्न के अंदर कभी भी कॉलोनाइजेशन नहीं है। जिस वक्त 1500 में एम्परर चिनपा नेवल पावर थे, उन्होंने किसी एरिया को जाके कॉलोनाइज नहीं किया। दूसरा, चाइना के पैटर्न के अंदर, और ये जेफरी सैश भी एक्सेप्ट करते हैं, ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कि चाइनीज इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं करते। मिसाल के तौर पे उन्होंने 14 फैक्शंस फलस्तीनियंस का आपस में मुआहदा करवाया, लेकिन कैसे गवर्नमेंट बनेगी उन्होंने कहा हमने नहीं बताना, आपने खुद करना है जाके। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में न्यू थिंग्स, डोंट यू थिंक? सॉरी, मैंने कहा शायद अब नाउ दे हैव started to learn new things, the Chinese, because if they want to operate successfully in other places. This is the argument of John Mearsheimer and American think tanks ke once China crosses $19 trillion economy, China would establish its own area of influence as Americans did in 1890s. But Chinese का argument ये है कि हमारा एक तो निजाम सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज वेरी वेरी टिपिकल, कोई भी मुल्क उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, और हमारी एक अपनी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और कल्चर है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम जाके कॉलोनाइज करें, हमारा असल मसला ये है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, उनको फीड करना है, तो लिहाजा उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो जाके कॉलोनाइज करें। और यही वजह है जो अमेरिकन को टेक्निकली हैंडल करने की जरूरत है कि चाइना हार्ड पावर यूज नहीं कर रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है। एंड लेट मी से, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव सॉफ्ट पावर है तो वो अमेरिकन का है। और अमेरिकन जो ब्लंडर इनएप्टनेस है, जो कि जॉन पॉल कैनेडी राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में, या इब्ने खुल्दून अपने मुकदमे में कहता है कि अक़वाम नीचे ताकत के बाद गिरती क्यों है, उसमें 2 अहम रीजन है, इनएप्ट पॉलिसीज एंड ओवर स्ट्रेचिंग। आप अब अमेरिका की 9/11 के बाद देखें, सॉफ्ट पावर खत्म कर दिया है उन्होंने। हॉलीवुड मूवीज हो, अमेरिकन इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, वो खत्म करके उन्होंने सारा फोकस हार्ड पावर पे किया है। इधर जंग, उधर इंटरवेंशन, जिससे जो हार्ट एंड माइंड्स हैं लोगों के, मिसाल के तौर पे प्यू सेंटर की एक सर्वे है जिसपे उन्होंने अरब वर्ल्ड के अंदर पूछा कि आप अमेरिका के बारे में क्या ख्याल है। वो कहते हैं जी, वी वांट टू अडॉप्ट अमेरिकन डेमोक्रेसी बट दीज आर अमेरिकन्स हु आर नॉट लेटिंग अस टू बी डेमोक्रेटिक। वी वांट अमेरिकन टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट दीज आर अमेरिकन्स हु आर नॉट लेटिंग अस टू बी प्रॉस्पेरियस। यहाँ पे डिक्टेटर्स को आके सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसीज को कुचलते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। तो कहने का मकसद ये जो परसेप्शन है, ये सही है या गलत है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह हार्ड पावर का एक्सेसिव यूज है। और ये खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का आर्गुमेंट भी है कि चाइनीज फ्यू बिलियन डॉलर्स खर्च करके दुनिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में इन्फ्लुएंस कायम कर गए, और हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वॉर पे लगा दिए और हमारा इन्फ्लुएंस इरोड कर गया है। और लिटरली अमेरिकन इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में इरोड कर गया। सऊदी अरब ने पुतिन को वेलकम किया, यूएई ने किया, चाइना के साथ $7 बिलियन की येन के अंदर उन्होंने ट्रेड डील की, और उसके बाद जिधर मिडिल रेंज पावर है, खुद अमेरिकन अलाइज हैं, चाहे वो इजिप्ट है, ब्रिक का मेंबर बन गया, इंडिया ब्रिक का मेंबर, सऊदी अरब ब्रिक का मेंबर, यूएई ब्रिक का मेंबर, टर्की ने वहां पे एप्लीकेशन दे दिए। तो आप देखें मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जहां पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस इरोड हो रहा है। और मैं अमेरिकन को यही कहता हूं, ले दे के आपके पास पाकिस्तान है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडियंस ने रशियंस के साथ जाके खड़ा होना है। और एक जो इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है, उसमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम या सर्विलेंस सिस्टम जो इंडिया ने लिया है,
कहा यह जा रहा है कि पार्ट्स के अंदर सीक्रेटली उन्होंने रशियंस तक पहुंचा दिया। एंड इफ इट इज ट्रू, तो अमेरिकन को सोचना होगा क्या पॉलिसी तब्दील करनी है। एंड दिस इज द रीजन कि हमें बांग्लादेश में चेंज नजर आई है। अमेरिकन कॉन्शियस हैं, और इसीलिए फेटफ की रिपोर्ट आई कि इंडियंस टेरर फाइनेंसिंग के अंदर है, इलीगल वेपन की तरसील के अंदर है। इसीलिए जॉर्ज सोरो ने स्टेटमेंट दी कि मोदी साहब की वजह से इंडियन डेमोक्रेसी को खतरा लाक है। लेकिन तो ऐसा थोड़ी हो सी रहा है डॉक्टर साहब, ऐसा हो रहा है तो ये अभी पिछले दिनों अमेरिका का जो इंडिया के साथ उन्होंने वो सप्लाई चेन एग्रीमेंट किया है, तो वो करने की क्या जरूरत थी? इफ दे आर सो अवेयर ऑफ दीज डेवलपमेंट्स एंड इंडियन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रशिया, और जो भी वो ऑयल वगैरह के ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं, जो वट एवर हैपेंड इन मॉस्को एंड कीव लेटर ऑन, हम उससे बहुत वाकिफ हैं सब। इस सारे के अंदर फिर इस किस्म की डेवलपमेंट, और फिर Iranians are building F-16 parts and all that, ये how do you put everything in context? जरा इसके ऊपर कोई कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर then जरा लास्ट फेज में जफर साहब 2006 में मैं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से मैंने यही सवाल किया। उन्होंने कहा हमारे दो बड़े मफादात हैं इंडिया के हवाले से। एक तो बड़ी मार्केट है, हम चाहते हैं हमारा बिजनेसमैन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट हो, हमारे गुड्स वहां पे बिके, और दूसरा ये कि वो चाइना के खिलाफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में हमारे लिए काम आए। लेकिन अमेरिका में ये रियलाइजेशन है, इस हवाले से बड़ा अच्छा आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स फॉरेन पॉलिसी जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ एशले टी एलिसन का, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अमेरिकन मफादात को फुलफिल नहीं कर पाएगा, और वो गोलवान के अंदर हमें नजर भी आया। और इनफैक्ट वो सेवन सिस्टर्स जो रियासतें हैं वहां से भी चाइनीज ने अटैक करना था, अमेरिकन ने टाइमली इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंडियंस तक पहुंचा दी। दूसरा आपको ये बताऊं कि अब अमेरिकन ट्रांसफर नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी। वो जो इंजन वाला मामला था, आपको याद होगा, जो उनका जो फाइटर जेट मिग 21 के, हाँ, मिग 21 का, और ये जो उनका नया जो फाइटर जेट उन्होंने खुद बनाया इंडिजीनियसली तेजा के लिए, जो तेजा के लिए जनरल इलेक्ट्रिक ने देने थे वो इंजन्स, जनरल इलेक्ट्रिक ने देने थे, वो कैंसिल हो गई डील। यस। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिकन कॉन्शियसली चल रहे हैं, और खुद इंडियंस के अंदर भी, कि क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कहीं वो तो मुतासिर नहीं होगी। उसको मेंटेन करने के लिए इंडिया जो है वो हर तरफ चल रहा है। जी, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज देयर फॉर अस इन ऑल दिस? जो अमेरिका के इलेक्शन का आउटकम होगा, वो howsoever this whole geopolitical situation is developing, unfolding? देखिए, इसमें 3 पॉइंट जफर साहब क्विकली मैं बयान करूंगा। पहले जो खिते और बैनुल अक़वामी सतह में तब्दीलियां आ रही हैं, उस हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा स्पेस है। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल सकता है। बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स विद इन द कंट्री हम उसे मटीरियलाइज नहीं कर पा रहे। दूसरा ये कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम नहीं समझते। हम कहते हैं अगर अमेरिका हमें इकोनॉमिक एड दे, अमेरिका आईएमएफ में और फेटफ में हमें सपोर्ट करता रहे, और इंडिया के खिलाफ हमारे स्टांस को कबूल करे, तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। जबकि अच्छे ताल्लुकात ये नहीं है। अच्छे ताल्लुकात होते हैं जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पीपल टू पीपल कांटेक्ट एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप रहे। अब मिसाल के तौर पे अमेरिकन इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है ताइवान की तरफ, अमेरिकन इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है इंडिया की तरफ, तो आप क्यों नहीं अमेरिकन इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर पाए? इसका मकसद कि आपकी जो मैनेजमेंट है या आपके पास उसका प्लान मौजूद नहीं है। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कहता है प्लान दे, आपके पास नहीं है। यूएई इन्वेस्टमेंट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास प्लान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आपके पास रिफॉर्म नहीं है, आपका सिस्टम स्टैटिक हो गया है। आपको यू नीड थारो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रिफॉर्म्स, और वो उस वक्त होगा जब जस्टिस होगा, अहल बंदा अहल मुकाम के ऊपर होगा, वो इस वक्त आपके पास नहीं है। वेरी वेल आर्टिकुलेटेड सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने आखिर में पॉइंट बताया कि हमारे यूएसए से अच्छे ताल्लुकात की डेफिनेशन जो है उसे रिविजिट करने की जरूरत है। दिस नीड्स टू बी रीडिफाइंड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इतना आपने अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है सारी चीज़ों को, और आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।